अनेक बार हम इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि क्या इस कार्य को करने के लिए श्री क दक्ष हैं? क्या इसी कार्य को करने के लिए श्रीमती ख दक्ष हैं? कई बार हम इस प्रकार के प्रश्न भी करते हैं कि क्या इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह मशीन दक्ष है? निश्चय ही श्री क श्रीमती ख या मशीन का दक्ष होना उनके कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है। हम ये मानते हैं कि दक्ष लोगों के योगदान से ही किसी भी संस्था या संगठन की वृद्धि या किसी भी देश की प्रगति संभव है। इस समय आप मुझे एक फैक्ट्री के सामने खड़ा देख रहे हैं। क्या केवल दक्ष लोगों के योगदान के कारण ही फैक्ट्री बढ़ सकती है? निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मशीनें भी दक्ष रूप से चलें। पर अब प्रश्न यह उठता है कि यह किस प्रकार निर्धारित किया जाए कि मशीनें दक्ष हैं या नहीं। आइए पहले हम आपको फैक्ट्री के अंदर लिए चलते हैं। मित्तल जी, इस मशीन को लेकर मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। जब से हमने अपने उत्पादन में 10% की वृद्धि की है, ये मशीन हमारी प्रगति में बाधा बनी हुई है। क्या आप इस मशीन की दक्षता जांच कर सकते हैं? अच्छा गुप्ता जी, जरा मुझे इस स्थिति पर विचार करने दीजिए। हमारी असल समस्या इस बात का पता लगाना है कि यह मशीन शॉप फ्लोर पर कितना प्रतिशत समय ठीक कार्य करती है। मशीन का लगातार परीक्षण करते रहना उचित नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें कुछ समय निर्धारित कर लेना होता है और तब हमें प्रेक्षणों का एक प्रतिदर्श यानी सैंपल लेना होगा। पर मित्तल जी, क्या आप ये नहीं मानते कि लगातार निरीक्षण करना अधिक विश्वसनीय और ठीक होगा? निश्चय ही ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये कामगार जान जाएंगे कि उन पर नजर रखी जा रही है तो अधिक से अधिक काम दिखाने की कोशिश करेंगे और नतीजे के रूप में हमें गलत निष्कर्ष मिलेंगे। और एक बात ये भी है कि लगातार प्रेक्षण करने की तुलना में प्रेक्षणों का प्रतिदर्श लेने में एक तो पैसे कम लगते हैं और साथ ही समय की बचत भी होती है। पर प्रेक्षणों का प्रतिदर्श आप किस प्रकार लेंगे? यह प्रश्न हम सभी के लिए हो सकता है। उस स्थिति में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए जिसमें गुप्ता जी और मित्तल जी फंसे हुए हैं। यह एक बात तो स्पष्ट है कि प्रतिचयन की वजह से मित्तल जी को हर समय मशीन पर नजर नहीं रखनी होगी। पूरे चावल कैसे हैं, ये जानने के लिए थोड़े से चावल लेकर आप उसकी जांच कर सकते हैं। और प्रत्येक क्रेट से प्रतिदर्श के रूप में कुछ संतरे लेकर आप संतरों की गुणवत्ता जान सकते हैं। इन सभी स्थितियों में किसी बड़े समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समूह से लिए गए प्रतिदर्श की जांच करके संबंधित व्यक्ति पूरे समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से पूरे समूह की जांच करना संभव नहीं है। पर आपने इस बात की ओर अवश्य ध्यान दिया होगा कि इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिदर्श का चयन अलग अलग ढंग से किया जाता है। जिस प्रकार पूरे चावल की जांच के लिए प्रतिदर्श लिया जाता है जहां सभी चावल सजातीय हैं, उसी प्रकार संतरे का प्रतिदर्श नहीं ले सकते हैं। यदि मैं केवल एक क्रेट से एक संतरे को लेकर उसकी जांच करती हूँ, तो क्या इस संतरे की जांच के आधार पर ये कहना सही है कि प्रत्येक क्रेट के संतरे अच्छे या खराब हैं? हमारा ये मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक क्रेट में दूसरे क्रेट के मुकाबले अच्छे किस्म के संतरे हो सकते हैं। अतः जब तक कि मैं प्रत्येक क्रेट के संतरों की जांच नहीं कर लेती, तब तक मैं पूरे संतरों के बारे में सही निर्णय नहीं ले सकती। ऐसा भी संभव है कि एक क्रेट के सभी संतरे एक ही किस्म के ना हो। यहाँ सभी संतरे सजातीय नहीं हैं, अतः ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे प्रत्येक क्रेट से कुछ संतरों की जांच करनी होगी। इसलिए उस समूह से जो एक समान नहीं है, प्रतिदर्श लेते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी होती है।
अब प्रश्न उठता है कि एक बड़े समूह से जो एक समान नहीं है, हम किस प्रकार प्रतिदर्श चुने जिसकी जांच करके हमें पूरे समूह के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रश्न का उत्तर हमें सांख्यिकीय प्रतिचयन से प्राप्त हो सकता है। सांख्यिकीय शब्दावली में प्रतिचयन का अर्थ है पूरे आंकड़ों से अवयवों का एक ऐसे व्यवस्थित ढंग से चयन जिससे कि पूरे आंकड़ों के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। पूरे आंकड़ों को समष्टि कहा जाता है और समष्टि के उस भाग को जिसे परीक्षण के लिए चुना गया है प्रतिदर्श कहा जाता है। आजकल विभिन्न क्षेत्रों की वृहद समष्टि के बारे में निर्णय लेने में इस व्यवस्थित प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रायः पूरी समष्टि से नहीं बल्कि उससे लिए गए प्रतिदर्श से ही उच्च स्तर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति वित्तीय साधनों की कमी या तकनीकी साधनों की कमी के कारण भी हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकित्सा सर्वेक्षणों में रोग का ठीक निदान करने के लिए उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयोगशाला में जटिल जांच पड़ताल करनी होती है और क्योंकि उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति बहुत अधिक नहीं होते, इसलिए केवल प्रतिदर्श लेकर ही जांच पड़ताल की जा सकती है। यह तो स्पष्ट है कि प्रतिदर्श का अध्ययन करने से धन और समय दोनों की बचत होती है। कभी कभी केवल प्रतिदर्श का अध्ययन करके ही समष्टि के अभिलक्षण के बारे में जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए बल्बों का निर्माता 1992 में बने बल्बों की प्रत्याशित जीवन आयु के बारे में जानना चाहता है। इसके लिए उसे बल्ब को तब तक जलाए रखना होता है जब तक कि वह बल्ब फ्यूज न हो जाए। यह एक विनाशी प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि वह सभी बल्बों को नहीं जला सकता। ऐसी स्थिति में केवल प्रतिदर्श लेकर ही पूरी समष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिचयन के अनेक लाभ हैं, पर एक बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस ढंग से प्रतिदर्श लिया जाता है वह ऐसा होना चाहिए कि प्रतिदर्श से प्राप्त परिणामों से सही जानकारी मिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार किया जाए। हम एक उत्तम प्रतिदर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हम एक ऐसी प्रतिचयन प्रक्रिया चाहते हैं जिसमें 3 महत्वपूर्ण लक्षण हों। पहला है लिए गए प्रतिदर्श अनभिन्नत होने चाहिए, अर्थात प्रतिदर्श में कोई अभिन्नति या व्यवस्थित त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रतिचयन त्रुटि कम होनी चाहिए तथा तीसरा, स्वयं प्रतिदर्श से प्रतिचयन त्रुटि हो सकती है। इस संबंध में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि एक अति प्रचलित विधि है जिसमें अच्छे प्रतिदर्श होने के सभी लक्षण होते हैं। आइए हम देखें कि किस प्रकार मित्तल जी यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श प्राप्त करते हैं। यहाँ हम एक आपको बात बता दें कि मित्तल जी यहाँ विषम प्रतिदर्श ले रहे हैं। हालांकि मशीन एक समान है, पर इसका उपयोग एक समान नहीं है क्योंकि मशीन कभी चल रही होती है और कभी नहीं। गुप्ता जी, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस विधि से प्रतिदर्श यानी सैंपल प्राप्त करूंगा? इसके लिए पहले हमें मशीन की जांच करने के लिए समय की एक अनुसूची बनानी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा दिन का शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का है। अपनी सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम 10-10 मिनट के अंतराल पर मशीन की जांच करते जाते हैं। तब हम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के 8 घंटे के समय को 10-10 मिनट के 48 समय अंतरालों में बांट सकते हैं। इन सभी 48 समय अंतरालों में मशीन की जांच करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ समय अंतरालों को ही
चुन लेना होता है। मित्तल जी, यहाँ यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श प्राप्त करते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन विधि एक सरल विधि है जो उस विधि से काफी मिलती जुलती है जिसमें एक समूह के लिए लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं। मान लीजिए एक समूह में 15 लोग हैं, तब हमें 15 कार्ड लेने हैं और एक कार्ड पर एक आदमी का नाम लिखना है। फिर इन कार्डों को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक एक कर कार्ड निकाले जाते हैं। पहले कार्ड वाले नाम को पहला विजेता, दूसरे कार्ड वाले नाम को दूसरा विजेता, आदि आदि मानते जाते हैं। यही यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श लेने का आधारभूत सिद्धांत है। यहाँ प्रतिदर्श के प्रत्येक मत को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और इसमें कोई भी अभिनति नहीं होती। पर जब मदों की संख्या बहुत अधिक है तब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर सांख्यिकी विदों ने एक सारणी बनाई है जिसे यादृच्छिक संख्या सारणी कहा जाता है। इस सारणी में संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को 1 अंक संख्या, 2 अंक संख्या या 3 अंक संख्या या स्थिति के अनुसार अधिक अंक वाली संख्या मान सकते हैं। आइए अब हम आपको बताएं कि मित्तल जी यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। मित्तल जी के पास 10-10 मिनट के 48 समय अंतराल हैं जिनसे उन्हें एक प्रतिदर्श चुनना है। इसके लिए उन्हें यह तय करना होता है कि प्रतिदर्श का आमाप क्या रखना है। मान लीजिए हम 10 मदों का प्रतिदर्श लेते हैं, अर्थात 10-10 मिनट के समय अंतराल वाली 10 संख्याएं। अब प्रश्न उठता है कि हमें 10-10 मिनट वाले किन अंतरालों को चुनना चाहिए। यहाँ हम यादृच्छिक संख्याओं को 2 अंक संख्या लेते हैं क्योंकि कुल अंतरालों की संख्या 1-2 अंक संख्या अर्थात 48 है। अब मैं सारणी पर अपनी उंगली रखती हूँ। मान लीजिए मेरी उंगली संख्या 11 पर होती है। अब 11 से प्रारंभ करके सारणी से 2 अंकों वाली 10 क्रमागत संख्याओं को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इस तरह हमें संख्याएं 11, 38, 45, 87, 68, 20, 11, 26, 49 और 5 प्राप्त होती हैं। क्योंकि मदों की संख्या कुल 48 है, इसलिए हम 48 से अधिक वाली संख्याओं अर्थात 87, 68 और 49 को छोड़ देते हैं और क्योंकि संख्या 11 2 बार आई है, इसलिए संख्या 11 को भी हम छोड़ देते हैं। अतः छोड़ी गई इन 4 संख्याओं अर्थात 11, 87, 68 और 49 के स्थान पर अन्य संख्याओं को लेने के लिए हम सारणी की ओर आगे की संख्याओं को पढ़ते हैं और फिर 5 से प्रारंभ करके हमें संख्याओं को पढ़ते जाना चाहिए और सारणी से 2 अंकों वाली 4 क्रमागत संख्याओं 14, 15, 47 और 22 को लिख लेना चाहिए। इन संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर हमें प्रतिदर्श समय अंतराल प्राप्त हो जाते हैं और ये अंतराल हैं 5वां, 11वां, 14वां, 15वां, 20वां, 22वां, 26वां, 38वां, 45वां और 47वां। अतः मित्तल जी को इन्हीं समयों में मशीन की जांच करनी होती है जिन्हें हमने यादृच्छिक संख्या सारणी से तय किया है। मुझे लगता है यादृच्छिक सारणी यानी कि रैंडम टेबल से चुने हुए समयों में मशीन की जांच करने में कहीं आप पूरा महीना तो व्यस्त नहीं रहेंगे? बिल्कुल ही व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा। मैं 75 प्रेक्षणों से अपना अध्ययन शुरू कर सकता हूँ। अपने कार्यक्रम के अनुसार मैं प्रतिदिन 10 प्रेक्षण लूंगा और इस तरह 8 दिन के अंदर अपना अध्ययन पूरा कर सकता हूँ। मित्तल जी, क्या आप इस काम को कल से शुरू कर सकते हैं? क्यों नहीं, कल से ही मैं काम को शुरू कर दूंगा और 8 दिन के बाद परिणाम तैयार हो जाएंगे।
मित्तल जी, वो आपके अध्ययन का क्या हुआ? मैं अपने परिणामों के साथ तैयार हूं। ये मेरे 75 प्रेक्षण हैं। इसलिए उस समय का अनुपात जिसमें मशीन चल रही होती है यह होगा 62/75 यानी 0.827, अर्थात मशीन केवल 82.7% समय के लिए उपलब्ध रहती है। और उस समय का अनुपात जिसमें मशीन चल नहीं रही होती यह होगा 13/75 यानी 0.173। इससे यह पता चलता है कि मशीन 70% समय के लिए उपलब्ध नहीं होगी। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण मशीन लगभग 17% समय के लिए उपलब्ध नहीं होती। इस संबंध में मैं मेंटेनेंस विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दूंगा। पर मित्तल जी, जो परिणाम प्राप्त हुए हैं क्या वो विश्वसनीय हैं? हाँ, ये परिणाम विश्वसनीय है क्योंकि मैंने अपने परिणामों की परिशुद्धता की जांच कर ली है। ये तो सही है कि आनुपातिक मान 82.7% केवल एक आंकलन ही है। हमें सही मान ज्ञात नहीं है। ये संभव है कि परिकलित मान और वास्तविक मान में कुछ अंतर हो। इस अंतर को सांख्यिकीविद प्रतिचयन बंटन की मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। प्रतिदर्शों में मानक त्रुटि तब देखने को मिलती है जब समष्टि विजातीय यानी हिट्रोजीनियस होती है। जब समष्टि सजातीय यानी होमोजीनियस होती है तब चुना हुआ प्रतिदर्श समष्टि को ठीक निरूपित करता है। पीआर की मानक त्रुटि जिसे एसईपीआर से प्रकट करते हैं यह होगी SEPR is equal to square root of PR into 1 minus PR divided by N, जहां N प्रतिदर्श प्रेक्षणों की संख्या है। यहां PR बराबर है 0.827 और N बराबर है 75। तब SEPR लगभग बराबर है 0.0437। अतः इस सन्निकट मान से यह पता चलता है कि PR का वास्तविक मान अंतराल PR प्लस माइनस SEPR अर्थात 0.827 प्लस माइनस 0.0437 के बीच कहीं हो सकता है। मित्तल जी, आपने यह तो बताया है कि वास्तविक मान एक अंतराल में कहीं भी हो सकता है, पर क्या आप निश्चित रूप से यह बता सकते हैं कि वास्तविक मान आपके सन्निकट मान 0.827 के काफी नजदीक है? निश्चय ही मैं ये बता सकता हूँ। मैं अपने आकलित मान 0.827 के आसपास कुछ ऐसे अंतराल प्राप्त कर सकता हूँ जिसके संबंध में मैं काफी विश्वास से कह सकता हूँ कि वास्तविक मान इन अंतरालों में ही कहीं पर होगा। इन अंतरालों को विश्वास्यता अंतराल यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कहा जाता है। हम प्राप्त की गई मानक त्रुटि की सहायता से इन अंतरालों को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अंतराल 0.827 माइनस 0.0437 और 0.827 प्लस 0.0437 हों तो हम 68% विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मशीन इस परिसर में उपलब्ध होता है। यदि हम अंतराल 0.827 प्लस माइनस 2 into 0.0437 लें तो हम 95% विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि मशीन इस परिसर में उपलब्ध होता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस मशीन की अवस्था में सुधार लाने के लिए मुझे अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कहना है। हम एक ऐसी स्थिति देख चुके हैं
कि जहाँ बृहद समष्टि के बारे में निर्णय लेने में प्रतिचयन विधि काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आइए अब मैं श्री मित्तल द्वारा बताए गए विश्वसनीयता अंतरालों के बारे में आपको कुछ बताऊं। इन अंतरालों को केंद्रीय सीमा प्रमेय यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम नामक सुप्रसिद्ध प्रमेय और मानक प्रसामान्य बंटन सारणी यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की सहायता से परिकलित किया गया है। अब हम इंजीनियर श्री मित्तल द्वारा प्रस्तुत मानक त्रुटि सूत्र को फिर से देखें। सूत्र है SE is equal to under root P multiplied by 1 minus P divided by N। इस सूत्र को देखने से ही पता चलता है कि प्रतिदर्श आमाप N बड़ा हो तो मानक त्रुटि कम होगी। सही माने में प्रतिदर्श आमाप जितना बड़ा होगा उतने ही अधिक प्रतिदर्श मान समष्टि मान के आसपास होंगे। इस तरह हमने एक ऐसी स्थिति देखी जिसमें यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। इस स्थिति में तो इस विधि का प्रयोग अपने सरलतम रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की यादृच्छिक प्रतिचयन विधियां होती हैं, पर किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाए यह स्थिति पर निर्भर करता है। हम अपने अगले कार्यक्रम जीव विज्ञान में प्रतिचयन विधियां के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार यादृच्छिक प्रतिचयन विधियों का प्रयोग कृषि तथा आयुर्विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।